Welcome. Yes. So thank you, Mr. Rajendra Bhatkar sir, and good evening, all of you. Uh, Good evening to each and everyone which is present here, especially Mr. Rajendra Bhatkar sir, our mentor, our guru, and especially my respected brother, Mr. Anil Verma sir, or host, co-host, all panelists. Good evening, on Pashu Namaste. Myself, Sonali from Amravati, Maharashtra, from graphics and animation field, or so we all know that. So we are going to speak about mindset reprogramming part number 4. So I hope so आप सभी को पता है कि आज हम माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग पार्ट 4 पर डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन का ये रखने का पीछे का एक ही मकसद था कि एक्चुअल में हम रियल लाइफ में जैसे हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा एक डिप्रेशन से गुजरते, हर कोई बंदा है, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों तक, हमेशा डे टू डे लाइफ में कभी हमें सबसे पहले हमें आत्मा के ऊपर और हमारे माइंड के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेशन करना चाहिए और जीवन में जो भी हमारी गलतियां हो रही है डे टू डे लाइफ में जो हम सोचते हैं कि भाई मैंने ये करना चाहिए था, मैंने वो करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। और स्पेशली मैं जैसे 2 टाइम सेंटर पे जाती हूँ, अनिल भैया को मैंने बताया भी था, मैंने सेंटर पे जाना शुरू कर दिया है। सेंटर पे जाने के बाद मुझे ऐसे आत्मा से आत्मा का जो मिलन होता है और जैसे कभी-कभी हम अंदर हम अपने आप पे कमी नहीं काम करते हैं। काफ़ी लोगों को पता है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रही है। लेकिन हम अपने आप पर कभी काम नहीं करते कि मैं एक्चुअल में कैसी एक पर्सन हूँ, मैं एक्चुअल में कैसी एक लेडी हूँ। एक्चुअल में मेरी कुछ गलतियां हो रही है जीवन में, जैसे हम कभी गुस्से में किसी को डांट देते हैं, कभी-कभी भावना के अभाव में आते आके हम किसी को ऐसी कुछ वर्डिंग्स में बोल देते हैं कि जो एक्चुअल में हमें नहीं बोलना चाहिए। कुछ मान्यताओं के ऊपर अनिल भैया ने लास्ट सेशन में बोला था कि मान्यताएं हमारे बीच, हाँ, हमारे लाइफ में होती है, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना या फिर जैसे बोलते हैं ना, हम कुछ भी हो गया कि भगवान भाई ये करना नहीं चाहिए था, मैं भगवान को मैंने आज माला ही नहीं जपी, जैसे लेडीज का होता है ना, दो टाइम जब भी मैंने भाई आज भगवान को बुलाया नहीं है, माला जपती बैठती है, ये हुआ तो हालांकि मेरी कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, मैंने आज भगवान को हाथ ही नहीं जोड़े भाई, इसीलिए मेरे लाइफ में आज कुछ ऐसा हुआ, इसीलिए मुझे बल्ली ने रास्ता काट लिया। ये मान्यता के ऊपर अनिल वर्मा भैया ने लास्ट सेशन में माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग पार्ट 3 में डिस्कस किया था। उसके पहले का पार्ट था माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग पार्ट नंबर 2। उसके ऊपर हमें जैसे माइंडसेट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सवाल आते हैं, कॉन्शियस माइंड में हमें कैसे कंसंट्रेशन करके हमें काम करना चाहिए, या फिर आपको कौन सा भी आपका एम हो उसको लेके हमें सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के ऊपर ये सवाल, ये एक विचार लाना है, जैसे ये मुझे करना है तो बस अभी माइंड में जो भी ऑर्डर दिया वही मुझे करना है। लास्ट डे में या फिर पिछले लाइफ में, मेरे लाइफ में क्या हुआ, जैसे मैंने कल जो सोचा था उसके ऊपर मुझे काम नहीं, अभी मेरे माइंड ने जो भी मुझे ऑर्डर किया, अभी मेरे दिल से जो आवाज आ रही है मुझे उसी को काम करना है। तो इसके बारे में हमने समझा था। उसके पहले के पार्ट में हमने निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर हमें कैसे कंसंट्रेशन रख के हमें काम करना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की थी। ये 6 जो सेशन है इसके ऊपर मैंने सेंटर में भी थोड़ा सा मैंने ब्लिंक किया, सेंटर में जाती थी और उसमें भी सिखाया जाता है कि जीवन में हमें सबसे पहले एक अच्छा पर्सन होने के लिए ये सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल बोलना चाहिए। उसमें से थोड़ा अनिल वर्मा सर ने जो भी बताया वो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने सेंटर पे आज पढ़ा है और वहां से सारे लोग, दीदी लोग जो है तो सिखाती है कि लाइफ में सबसे पहले हमें, अगर सतयुग में अगर हमें जन्म लेना है और अच्छे इंसान अगर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। यही सारी चीजें वहां पे बताई जाती। ईश्वर बनने की वहां पे कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती या फिर कोई भी सिखाना नहीं जाता। सबसे पहले हम एक आत्मा है, हम एक परमात्मा ने शिव परमात्मा ने हमें जन्म दिया है और जब हमें धरती पर भेजा है तो अच्छे काम करने के लिए भेजा है, ना कि किसी की खामियां देखने के लिए और ना कि किसी की कमियां निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें मेरे मुंह से इसीलिए निकली कि ये सारे कुछ चीजें है ना आज के टॉपिक में लागू होती है, इसीलिए हम
आज माइंडसेट रीप्रोग्राम पार्ट नंबर 2 पे आज हमें फोकस करके यहाँ पे सुनना है और डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा नहीं टाइम लूंगी, अनिल वर्मा सर को स्टेज हैंड ओवर करूंगी। सो इफ यू आर कंफर्टेबल अनिल भैया, सो अनम्यूट योरसेल्फ और आज के प्रेजेंटेशन को शुरुआत करिए। ओवर टू यू अनिल भैया। थैंक यू सो वेरी मच सोनाली जी। यस। और आपने बहुत अच्छे से 3 सेशन को आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा काम हल्का हो गया और मुझे ये भी पता चला कि आप कितनी भूखी हैं सीखने के लिए, राइट? थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ और इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है और सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि अभी तक 3 सेशन हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है और ये सेशन बहुत ही मेहनत के साथ, समय लगाकर, पैसा लगाकर बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद ये सेशन स्टार्ट किया है। और 4th में क्यों इसको रखा गया उसके पीछे भी रीज़न है। आप जब 1, 2, 3 सेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है, राइट? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा 3rd सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। सोनाली जी ने अच्छे से उसको एक बार फिर से याद दिलाया कि उसके बारे में बात करना चाहिए कि हम जो होते हैं अपनी मान्यताओं से बंधे होते हैं। अब मान्यताओं से बंधे होते का मतलब मान्यता हमेशा खराब होती है ऐसा नहीं है, राइट? मान्यता अच्छी भी हो सकती है, मान्यता आप खराब भी हो सकती है। खराब मतलब आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। बताने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है दोस्तों कि समय इतनी तेजी से बदल रहा है। अगर आप पीछे मुड़ के 35-40 साल पुराने समय को देखेंगे, अपने उस समय को, जब उस उम्र में जब आप थे, तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस किया है और उसने हमारे लाइफ पर, मनुष्य के लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है कि उसे कब बदलना है, उसे कौन सी मान्यता को रखना है, क्या चीज़ उसके लिए नई है, क्या पुरानी है, उसको समझने का टाइम नहीं मिला, राइट? और वही वो कारण है जिसके कारण उसे अपने आप को समझने में तकलीफ हो रही थी कि मैं क्यों इतना तेजी से बदल रहा हूं और मुझे समझ में बात समझ में क्यों नहीं आ रही, राइट? तो आज हम वो बात समझने के लिए यहाँ मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव को शेयर करने वाला हूं और मैं ये मानता हूं कि किसी भी सेशन में मैं जाता हूं तो ये सबसे पहली बात ये बोलता हूं कि मैं यहाँ पर अपने ज्ञान के बारे में बताने नहीं आया हूँ। ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, बुक से पढ़ सकता है, गूगल से ले सकता है, चैट जीपीटी से ले सकता है। लेकिन उस ज्ञान को अगर हम जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वो ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है। पावनी ने एक सेशन में बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है तो नॉलेज आपकी नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन उस नॉलेज को अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है और उसी प्रॉपर्टी से आप दूसरों को इम्पैक्ट करते हो। आप नहीं करते हो, वो सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है, राइट? तो बात नॉलेज की नहीं है, बात सही नॉलेज गलत नॉलेज की नहीं है। अगर हम समझते हैं कि इस नॉलेज की जरूरत अब इस बदलते समय में जरूरत है हर किसी को, तो उसे रुक कर सोचना चाहिए, उसके बारे में सेकंड थॉट देना चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ, राइट? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सोनाली बहन बताइएगा विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। ओके, थैंक यू। एकदम क्लियर। तो दोस्तों आइए, आप सभी का स्वागत है एवी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग प्राइवेट लिमिटेड के 6th में से 4th सेशन में आप सबका स्वागत है, राइट? और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे
और लास्ट तक बने रहने का जो रिक्वेस्ट है वो इसलिए है क्योंकि जब आप लास्ट में फीडबैक देंगे आप अपना, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसी से सीखता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। मेरे बारे में नहीं, मेरी तारीफ ना मिले चलेगा, लेकिन जो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने जी आप प्रेजेंटर ने जो कुछ भी बताया है उसमें आपने क्या सीखा और क्या चीज आपको अच्छा लगा, ये फीडबैक मैं हर प्लेटफॉर्म में जाता हूं तो यही फीडबैक की उम्मीद रखता हूं। कारण क्या है, उसी फीडबैक से मैं वापस सीखता हूं कि कहां पर मुझे और इम्पैक्टफुल टॉपिक या वर्ड या सब्जेक्ट रखना है, राइट। तो चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हुए आगे का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आदतें होती है, हमारी जो संस्कार होती है, वही हमारा भविष्य बनाती है। ये हम सभी सुने हैं, कई बार सुने, राइट। और अच्छी आदत बनानी चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, इसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आज जो बात हम लोग करने वाले हैं वो संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो वो संस्कार क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसको हम डिटेल में अभी जानने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपना भविष्य नहीं बनाते हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे भविष्य बनाते हैं। क्योंकि कोई भी संस्कार जब बनता है या आदत जब बनती है तो वो ऑटोमेशन में काम करता है और उसका बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी। अगर मैंने गलत संस्कार या गलत आदत डाल दी है तो भी वो ऑटोमेशन में चलता है और इसीलिए मुझे उस गलत आदत को सुधारने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। अलग से मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर कोई अच्छी आदत आपने डाली हुई है तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी पर, आपके जीवन पर, राइट। तो आज संस्कारों को जानने से पहले चलिए एक बहुत ही ये थोड़ा विषय थोड़ा सा आपको बदला हुआ लगेगा लेकिन जरूरी है, और वो ये है कि मौत के बाद शरीर का क्या हो। क्यों मैंने इस लाइन को लिखा है, राइट। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए है। तो विवेक कश्यप एक व्यक्ति है, मान लीजिए। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है और उसका परिवार भी उसे बहुत प्यार करता है। वो अपने करियर में सफलता को छू रहा है, समाज में उसका नाम है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है उसके जीवन में, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। अचानक क्या होता है, उस व्यक्ति का, विवेक कश्यप का एक सीवियर एक्सीडेंट होता है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद आपको पता होगा कि आईसीयू में एडमिट किया गया उनको, कि आईसीयू के बाहर में ये लिखा रहता है कि पेशेंट नंबर कौन सा है, पेशेंट का नाम क्या है और उस पेशेंट को कौन से डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं, कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, राइट। तो बाहर में, आईसीयू के बाहर में लिखा हुआ था पेशेंट नंबर 5 विवेक कश्यप और बेड नंबर 5 और डॉक्टर जो था उसका नाम लिखा हुआ था, राइट। तो नाम वहां पर विवेक कश्यप लिखा हुआ था। अब इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया और मुश्किल से आधा घंटे और रहे होंगे, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब उस व्यक्ति का, उस विवेक कश्यप को, मेरा एक सवाल आप सभी से है, जो नए हैं वो जवाब देंगे तो और अच्छा रहेगा सबके लिए, कि अब उस व्यक्ति को किस नाम से संबोधित करेंगे जब उसको निकालेंगे। आप में से कोई भी आंसर कर सकते हैं। विवेक कश्यप की डेड बॉडी है। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, राइट।
तो अब वो जो विवेक कश्यप है अब डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गया है। वो शरीर अब किसी काम का नहीं, और उनके प्रियजन उनके शरीर को जितना जल्दी हो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी में भिड़ जाते हैं। अब वो विवेक कश्यप जो इतना नाम कमाया, इतना प्रॉपर्टी बनाया, इतना अपने परिवार को, समाज को प्रेम किया, राइट, तो जितना भी उसने भौतिक जीवन में जो भी काम किया, चाहे अपना काम को बढ़ाया, चाहे प्रॉपर्टी बनाया, चाहे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, चाहे अपने परिवार को मदद किया बहुत, वो सारी की सारी चीज अब यहीं छूट गई शरीर के साथ में। और वो शरीर अब किसी काम का नहीं है। उसकी आंखें, उसका दिल, उसका कान, जो भी ऑर्गन है वो अब किसी काम का नहीं है, राइट। और जब वो इतनी मेहनत किया, इतना दौड़ धूप जिंदगी में इतना भाग दौड़ किया, और अचानक उसके साथ ऐसा हो गया, और तो उसकी बॉडी जब डेड हो गई, तो उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले उसको जितना जल्दी हो वो अंतिम संस्कार करने के लिए रेडी हो गए। तो ऐसा क्या हुआ, या ऐसी कौन सी चीज है जो उस शरीर से निकल गई जिसके कारण वो अब शरीर किसी काम का नहीं है, वो डेड है? क्या चीज निकल गई? कोई भी आंसर कर सकता है। सोल, आत्मा। यस यस, राइट। तो जीवात्मा। हम सभी जीवात्मा, यस, थैंक यू सो वेरी मच। हम सभी इस अपने अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पे हमने अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत सारे लोगों को मरते देखा है या मृत्यु में जाते हुए देखा है, और वो जो उस शरीर से निकली उसे हम जीवात्मा, सोल, आत्मा, प्राण, रूह इस नाम से जानते हैं। और ये इस प्रोसेस के लिए शरीर से उस सोल का, उस पावर का निकलने के बाद जो प्रोसेस होता है वो हर धर्म में होता है, हर जात में होता है। किसी धर्म में ये नहीं होता, ऐसी बात नहीं। ये प्रोसेस है किसी व्यक्ति के शरीर का डेड हो जाना और उस शरीर से आत्मा का और सोल का निकल जाना, रूह का निकल जाना, ये हर धर्म में, हर जात में होता है, राइट। अब एक सवाल और है कि जिस शरीर के लिए मैं इतनी मेहनत किया, या विवेक कश्यप नाम के उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत किया, इतना काम किया, या हम सभी जो मेहनत कर रहे हैं, पावर किसमें है? शरीर में है या सोल में है? आंसर करें। सोल में है सर, ओनली सोल। जीवात्मा में। यस, राइट। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उस सोल में ही पावर। शरीर तो गया, खत्म, अब थोड़ी देर में उसको मिट्टी में मिल जाना है। तो जो बात हमको बताई जाती है कि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आता है, जो जन्म लेता है, वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो ये भौतिक दुनिया के लिए बात की जा रही है कि वो जो भी चीज यहां बनाता है खाली हाथ आता है, जो भी चीज बनाता है यहीं छोड़ के चला जाता है, शरीर सहित। लेकिन अगर आत्मा की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, तो कोई भी आत्मा जो इस किसी शरीर में आती है वो अपने पुराने कर्म और संस्कारों के साथ आती है, और इस जन्म में, इस शरीर में आने के बाद जो भी आदतें, संस्कार या कर्म करता है वो अपने साथ लेके जाता है। ये अध्यात्म होता है, राइट। तो हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? शरीर द्वारा कमाई जाने वाली चीजों पर जो टेम्परेरी है, और हम ये मानते हैं कि शरीर तो नाश हो जाता है, लेकिन
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गिल्ला किया जा सकता है। वो तो एक एनर्जी है। तो हमें कहां पर फोकस करना चाहिए? आज का जो सेशन है वो उसी बात पर है। शरीर के द्वारा प्राप्त की हुई उपलब्धि को ज्यादा फोकस करना चाहिए, या सोल के द्वारा प्राप्त किए उपलब्धियों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, जो कभी मरने वाली नहीं है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरे शरीर में जाएगी। दोस्तों, अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब मुझे आम का फल चाहिए मेरे घर में, तो मुझे आम का ही बीज लगाना पड़ेगा। अगर करेले का फल मुझे चाहिए, तो मुझे करेले का बीज लगाना पड़ेगा। वैसे ही जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो दूसरे शरीर में जाती है। अब वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, राइट? आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा किसी व्यक्ति के मुंह से कि मैं पिछले जन्म में बंदर था, कुत्ता था। मैंने तो नहीं सुना, राइट? जो भी आपने सुना होगा वो एक मनुष्य के मुंह से ही सुना होगा। जो भी कहानी आपने सुनी होगी पिछले जन्म की बात, या बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताना, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसको, राइट? तो जो पहले हमको बताया गया है कि अगर तुम परमात्मा के कहे अनुसार, उनके कथनों के अनुसार नहीं चलोगे, नहीं जियोगे इस जीवन को, तो तुम्हें कुत्ता जन्म मिलेगा, बकरी जन्म मिलेगा। ये जो बातें बताई गई हमको सिर्फ डराने के लिए, ताकि हम अच्छा कर्म करते रहें। लेकिन उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आत्मा जो है, कुत्ते की आत्मा जो है मनुष्य की आत्मा में आ जाए, या मनुष्य की आत्मा कुत्ते की आत्मा में चली जाए, कुत्ते के शरीर में चली जाए, राइट? ये एक लॉजिक वाली बात हो गई, राइट? अब अगर कोई, साइंस भी ये मानती है, साइंस ने भी इस पे काम किया हुआ है कि एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ने वाला था, उसे कांच के एक फ्रेम में अंदर ग्लास में बंद कर दिया गया, और उसे कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया, और ये देखने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया गया, और पता करने के लिए कहा गया कि जब इसका शरीर से वो एनर्जी निकलती है तो क्या होता है। तो साइंस ने भी ये माना कि उस फ्रेम में एक जगह क्रैक हो गया था, और शरीर छोड़ चुकी थी वो आत्मा जो है, और अब वो शरीर डेड हो चुकी थी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जहां पे साइंस का काम खत्म होता है, वहां से अध्यात्म का काम शुरू होता है। आज भी साइंस इसके बारे में खोज कर रहा है कि होता क्या है। इसका कोई, जैसे ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाला है, अंगों का निकाल लिया, बहुत सारे अंगों का, लेकिन वैसे ही किसी भी मनुष्य के आत्मा का अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। और जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, एआई के बारे में, वहां पर भी मनुष्य ही उसे बना रहा है, और लास्ट तक मनुष्य ही उसे लीड करेगा। क्योंकि बात जब इमोशन की आएगी, तब इमोशन को कैसे क्रिएट किया करता है एक मनुष्य, उसे जो प्रोग्राम दिया जाएगा किसी रोबोट को, वो प्रोग्राम के अनुसार ही काम कर पाएगा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, ये मनुष्य क्या क्या करता है, राइट? तो चलिए आज इस आत्मा के संस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। आत्मा जो होता है वो एक एनर्जी है, उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। ये आप सभी में से सबका ये एक्सपीरियंस होगा अगर आप किसी के अंत्येष्टि में गए होंगे, राइट? और उस समय हम अलग दुनिया में होते हैं जब हम वहां पर होते हैं, और वहां से निकलने के बाद जैसे ही हम अपने दुनिया में आते हैं, हम भूल जाते हैं, और वापस हम शरीर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो आत्मा जो है वो 3 फैकल्टी के साथ काम करता है, राइट? मन, बुद्धि और संस्कार। मन के बारे में हमने 3 सेशन में बहुत अच्छे से समझा है,
राइट। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि ये मन जो है आत्मा का अंग है, आत्मा का पावर है, उसी के द्वारा ये काम करता है। राइट। और बुद्धि जो है, बुद्धि के द्वारा वो आत्मा जो है निर्णय लेता है, विजुअलाइज करता है। जब कोई आत्मा अपने मन में ये विचार करता है कि मुझे ये काम करना है और वो डिसाइड करता है कि इस काम को मुझे करते ही रहना है जब तक मेरी आदत ना बन जाए, तब तक वो विजुलाइज करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, उससे विजुलाइज करता है और उस काम को जब लगातार करता है तो वो काम उसका उसका संस्कार बन जाता है, उसकी आदत बन जाती है। राइट। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा काम करती है। राइट। जैसे शरीर जो है, शरीर को काम लेने के लिए आत्मा अपने मन का उपयोग करती है, बुद्धि का उपयोग करती है, संस्कार का उपयोग करती है। मैं अगर शरीर को हिला रहा हूं तो मैं अपने मन का उपयोग कर रहा हूं, उसके लिए बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, संस्कार का उपयोग कर रहा हूं। राइट। तो थोड़ा सा रिकेप हम यहां पर किए हैं, आगे चलते हैं। आत्मा के कुल 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। राइट। और वो पांचों प्रकार के संस्कार के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। राइट। तो पहला जो संस्कार है, मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, जो हर आत्मा में होती, चाहे वो आत्मा किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा का कोई जाति धर्म नहीं होता है। राइट। आत्मा के, हर आत्मा के अंदर ये मूल संस्कार जो है, जिसमें 7 गुण आते हैं, वो सभी संस्कार में होते हैं। आप मान लीजिए कि 700 साढ़े 700 करोड़ अगर आत्मा है, मेल फीमेल मिला के, मनुष्य आत्मा, वो सभी में ये 7 गुण होते हैं और वो 7 गुणों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद। सभी आत्माओं में ये गुण होते ही होते हैं। हां, किसी आत्मा में कोई गुण कम हो सकता है, किसी आत्मा में कोई गुण ज्यादा हो सकता है। मतलब जो आत्मा बनती है उसमें ये 7 क्वालिटी जो है, फाइल जो है, वो इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी, जिस समय वो पहला जन्म लेता है उस समय। कोई भी आत्मा इन गुणों के बिना हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बुरा हो। चलो बुरा का एग्जांपल लेते हैं। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, आत्मा हो, उसे प्रेम की जरूरत है। उसे जब कभी भी हम बदलना चाहेंगे तो प्रेम एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उसे बदल सकते हैं, और उसके लिए मेरे पास प्रेम होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रेम की कमी है, मुझे लोगों को प्रेम जताना नहीं आता, तो मैं उस आत्मा को कैसे बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। राइट। ये 7 गुण जो है ना दोस्तों, जैसे किचन में होता है ना, हमारी बहनें और माताएं अपने किचन में जो मसाले का डब्बा रखते हैं अपने किचन में ऊपर में सेल्फ में, तो जो मसाला ज्यादा उपयोग होता है, रेगुलर यूज होता है, वो सामने होते हैं, उसके डब्बे सामने होते हैं। लेकिन जो मसाला कम उपयोग होता है वो उन डब्बों के पीछे साइड होता है, लेकिन होता जरूर है। वैसे ही ये 7 आत्मा, अब गुण जो है सभी आत्माओं में होती है, लेकिन कुछ आत्माएं किसी ज्यादा गुण के साथ आते हैं और कुछ आत्माएं किसी ज्यादा गुण के साथ आते हैं। जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को जो जन्म लेता है, हम देखते हैं कि वो बच्चा शुरू से ही थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, फ्री होके सामने नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में जब उसकी मृत्यु हुई होगी तो कुछ डर का ऐसा सीन रहा होगा, या कुछ आत्माएं ऐसा होती हैं जो पानी से डरते हैं, तो हो सकता है उस आत्मा की पिछले जन्म में पानी से मौत हुई रही होगी, इसलिए वो पानी से डरता है। लेकिन यहां आने के बाद उस संस्कार को बदला जा सकता है। लेकिन कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि
2 बच्चे हैं मान लो घर में, तो एक बच्चा डरा हुआ है, दूसरा बच्चा मान लो अच्छा है, अपनी बातों को रखता है, डरता नहीं है, तो हम उसमें कंपेयर करके उनके उन गुणों को नहीं समझ पाते कि जो डरा हुआ है उसे कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। हमारा ध्यान वहां से हट जाता है और हम कंपेयर करने लगते हैं, देखो वो डरता नहीं है, वो होशियार है, वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली, ऐसा बोल देते हैं। हमारा पूरा फोकस जो डरा हुआ है उसके शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, राइट? तो जैसे शांति की बात अगर करें, जैसे पानी का एक गुण है शीतलता। पानी को अगर हम गर्म करके थोड़ी देर बाद बाहर रख दें तो अपनी पुरानी अवस्था में मूल स्वरूप में शीतलता के स्वरूप में आ जाता है, वो हमेशा गर्म नहीं बना रहता। उसी प्रकार से हर व्यक्ति में शांति का गुण है। अगर उसका सही ज्यादा उपयोग हो रहा है तो वो शांति का अनुभव ज्यादा करता है, और उसका अगर ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है किसी कारणवश तो वो शांति का अपोजिट अनुभव करता है, क्रोध अनुभव करता है, गुस्सा, नफरत, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो उनके साथ ज्यादा होता है, जो इस दुनिया में आने के बाद सीखता है, एक्वायर्ड है वो। बच्चा जब जन्म लेता है किसी घर में तो उसे ये पता नहीं होता है कि चोरी क्या है या झूठ बोलना क्या है, उसे नहीं पता होता है। जैसे ही वो बच्चा माता पिता के संपर्क में आता है या स्कूल जाता है और धोखे से वो किसी का टिफिन बॉक्स अच्छा लगा उसको लेके घर आ गया, तो अगर मान लो 2 पेरेंट हैं, 2 अलग अलग घर में 2 पेरेंट हैं, एक पेरेंट ये बोलता है अरे बेटा आप तो धोखा हो गया आपसे, आपने धोखे से दूसरे का टिफिन ले आया, आप कल उसे वापस कर देना। तो बच्चा बोलता है ठीक है वापस कर दो, या बोलता है कि नहीं मुझे भी ऐसी वाला चाहिए, तो पेरेंट बोलते हैं हाँ दिला देंगे। लेकिन अगर दूसरा वाला पेरेंट है वो अगर ये बोलता है कि तुम अभी से चोरी करना सीख गए, तब उस बच्चे को पहली बार पता चलता है कि चोरी क्या होता है, झूठ क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, राइट? तो इस दुनिया में आने के बाद ही वो एक्वायर्ड करता है इन उन गुणों को, अवगुणों को, राइट? तो शांति हर कोई ढूंढ रहा है। आज से 40-50 साल पहले हम शांति के लिए शायद इतने व्याकुल नहीं हुआ करते थे। जितना अभी है। कोई शांति घर खरीद के ढूंढ रहा है, कोई घूमने जाकर ढूंढ रहा है, कोई पूजा पाठ करके ढूंढ रहा है, कोई उपवास करके ढूंढ रहा है, कोई मोबाइल खरीद के ढूंढ रहा है, कोई किसी के साथ घूमने जाकर ढूंढ रहा है, लेकिन शांति अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, हमने 3rd सेशन में उस पर बहुत डिटेल में बात किया। और सबके सब बाहर ही ढूंढ रहे हैं शांति को, जबकि वो हमारा स्वरूप है, हमारे अंदर का गुण है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, राइट? तो ये सेशन 4th सेशन को लाने के पीछे सिर्फ इतना था कि इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने आप को वापस से रीप्रोग्राम कर सकते हैं जानकारी लेकर, राइट? तो शक्ति कोई आत्मा इतनी कमजोर क्यों हो जा रही है? इस महीने 10 या 9 तारीख तक कोटा में 11 बच्चों ने सुसाइड किया। वो मेरे पास एक रिकॉर्ड है 23 बच्चों का, अगस्त 2023 का। तो वो बच्चे सशक्त थे या कमजोर थे जो सुसाइड किए? कमजोर थे, और वो भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं, और वो उनके माता पिता भी कमजोर थे, इसलिए उन्होंने वो संस्कार नहीं दिया उनके अंदर की डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा उनके अंदर डाल दी, और वो उन्होंने अपना मतलब शरीर को छोड़ना इतना आसान काम मान लिया उन्होंने, और अपने जीवन को त्याग दिया। आज हम इतने कमजोर क्यों हैं, और उस कमजोरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर मुझे अपने संस्कारों के बारे में पता होगा, अभी मैं बताने वाला हूं आपको, आपके बचपन से लेकर, स्कूलिंग से लेकर, कॉलेज से लेकर,
आप जब जॉब नहीं लिए थे तब, जॉब लिए तब, जॉब लेने के बाद आप शादी किए तब, जब बच्चे नहीं आए थे तब, जब बच्चे आ गए तब, उसके इस दौर में आप ऑन पैसे में नहीं आए थे तब, ऑन पैसे में आ गए हैं तब तक की आपकी जिंदगी कैसे संस्कारों के साथ बदलते हुए आई है, मैं आपको थोड़ा सा लाइट दिखाना चाहता हूं। राइट? तो ये सातों गुण सभी आत्मा में है, मूल संस्कार हैं, ये हमने आज जाना। राइट? चलिए, दूसरा संस्कार है और वो है पिछले जन्म के संस्कार। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि अलग अलग कम्युनिटी में इसके प्रति जो मान्यता है वो अलग अलग है। मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, आप माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राइट? तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, इसको हम 3 बातों से थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं, और ये बातें आपको विश्वास करने में थोड़ी मदद करेगी कि हाँ, ऐसा होता है। राइट? पहला, किसी भी घर में अगर मान लो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उन बच्चों में उनकी आदतें, उनकी सोचने का तरीका अलग अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। क्यों? जबकि वो एक ही घर में, एक ही माता पिता के द्वारा लाए गए हैं और उनकी परवरिश भी सेम घर में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के संस्कार लेके आते हैं। जैसे हमने शुरू में जाना कि हर आत्मा अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेके किसी भी गर्भ में आती है। राइट? तो पिछले जन्म के संस्कार के कारण ही हम अलग अलग होते हैं, भाई बहन होने के नाते भी। राइट? ये पहला हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि ट्विंस, जो जिस घर में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, चाहे लड़की लड़की हो चाहे लड़का लड़की हो, उनमें भी उनके आदतों में, उनके सोच में, उनके इंटरेस्ट में अंतर होता है। शरीर एक दिख सकता है, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होता है। क्यों? ये भी पिछले जन्म के संस्कार के कारण होते हैं। राइट? तीसरा, जो शायद आप सभी अभी व्हाट्सएप की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में आप सभी जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभा हमको देखने को मिल रही है आजकल। कोई बच्चा 3-4 साल की उम्र में गाना गा रहा है, कोई बच्चा 4-5 साल की उम्र में म्यूजिक बजा रहा है और बहुत अच्छे से बजा रहा है, कोई बच्चा किसी श्लोक को बोल रहा है, कोई पाठ कर रहा है। गूगल बॉय का नाम आपने सुना होगा, मैं नाम उनका बोल रहा हूं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे, और हर देश में मिलेंगे आपको, जो कम उम्र में आज मतलब 10-15 साल की उम्र में वो डॉक्टरी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। ऐसे भी बच्चे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उनके पिछले जन्म के संस्कार जो लेके आए थे, उनके माता पिता ने उनको पहचाना, उनको पोषण दिया, और आज वो बच्चे उन्हीं प्रतिभा के साथ नाम कमा रहे हैं और जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। राइट? तो जैसा कि आजकल बोला जाता है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान न दो, उनकी प्रतिभा पर भी देखो बच्चों को, उनका किस बात पे इंटरेस्ट है। किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का गायन में है। उन पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। राइट? तो दोस्तों, ये था पिछले जन्म के संस्कार। राइट? अब तीसरा संस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इसमें बात करने पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और वो है पेरेंटिंग, मतलब माता पिता के संस्कार। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, जब आपका बचपन था, उसके बाद आपके घर में कैसे आपके पिछले जन्मों के कुछ संस्कार रहे होंगे, जिस कारण आप और आपके भाई या बहन दोनों में अंतर था। कभी किसी को अप्रिसिएशन मिलता था, कभी किसी को डांट मिलती थी, कोई शैतानी ज्यादा करता था, है ना? ये सारी चीजें हमको अब याद आ रही होगी। और जो पेरेंटिंग की बात आती है, तो यहां पर भी जिस घर में जो बच्चा पैदा होता है, उस घर के
माता पिता के संस्कारों के या बड़ों के संस्कारों का असर उस बच्चे पर होता है। बच्चे को आप कितना भी ज्ञान दें, सिखाएं, बोलें, उससे वो नहीं सीखता है। बच्चा हमारे द्वारा किए गए व्यवहार से, संस्कार से सीखता है। ये बहुत ही बड़ी बात है जिसे हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ ज्ञान देकर ही उन्हें ठीक करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। राइट? उस ज्ञान का अगर आपने धारण किया है तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, इसमें कोई तो मत नहीं। राइट? तो मान लो किसी एक कोई साउथ में एक बच्चा पैदा हुआ केरल में, और एक यूपी में कोई बच्चा पैदा हुआ, और उन दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर दिया जाए। साउथ के बच्चे को यूपी में ले आ जाए उसी घर, एक घर में, और इस घर के बच्चे को केरल में ले जाए, और 10 साल बाद अगर उन बच्चों से बात की जाए तो उन बच्चों में जो अंतर रहेगा वो ये रहेगा कि साउथ वाला बच्चा यूपी के घर वाले संस्कार, खान पान, व्यवहार, बोली, वो सब सीख जाएगा, रहन सहन, पहनावा। और यूपी वाला बच्चा वहां केरल में वो मलयालम बोलना सीख जाएगा। राइट? और वहां की पसंद का खाना खाएगा, वहां के कपड़े पहनना पसंद करेगा, वहां के जलवायु में उसे अच्छा लगेगा। तो ये माता पिता का संस्कार जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्यों आज? इसलिए क्योंकि आज से जब हम छोटे थे तो हम जो रहते थे ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, और ज्वाइंट फैमिली में जो भी समस्या आती थी परिवार के अंदर ही वो ठीक हो जाता था, और लोग सुनते भी थे, इज्जत भी करते थे, मानते भी थे, और मार भी पड़ती थी और डांट भी पड़ती थी। हम वहां से होके आ रहे हैं। लेकिन अब जब मैं माता बन गया हूं, पिता बन गया हूं, तो उन्हीं पेरेंटिंग के माध्यम से मैं अपने बच्चों को हैंडल करना चाहता हूं। इसलिए आज मुझे तकलीफ होती है। आज हर पेरेंट को नए संस्कार सीखने की जरूरत है। आज आप अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को जब किसी बात के लिए जोर से बोलना भी चाहता हूं तो नहीं बोल सकता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गया, आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, जो कभी भारत के संस्कृति में आई नहीं। राइट? और वो बच्चे जो हमारे घर में पैदा हुए हैं वो टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, कंप्यूटर के साथ, मॉल के साथ, फास्ट फूड के साथ, इन सारी चीजों के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है। और हम इस बदलती दुनिया में जब नहीं बदले तो वो जो बच्चे आज बचपन से वो चीज लेके आ रहे हैं उनके साथ वो बदल गए। और आज जब हम उनसे पूछने जाते हैं कि भैया मेरे मोबाइल में क्या हो गया, तो उनको लगता है इनको कुछ नहीं मालूम। और इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। अगर मैं नहीं सीख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों के सामने पुराने जमाने का आदमी बहुत जल्दी हो जाऊंगा। और ये पेरेंटिंग का बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर वो बच्चा, मेरा बच्चा अपने दोस्त के घर जाता है, उसके यहाँ बहुत अच्छा संस्कार है, बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, बैठाते हैं, बात करते हैं, ये संस्कार वहां जाके देखता है और आप अपने घर में नहीं देखता है, तो इसका असर होता है। राइट? इसलिए पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो बच्चा आपके घर में आया है। आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे एक ही घर में क्यों आए, उसका भी एक बहुत बड़ा राज है। क्यों कोई दूसरा नहीं आया? क्योंकि हम सभी का कार्मिक अकाउंट होता है, उस कार्मिक अकाउंट के कारण ही हम एक दूसरे से मिलते हैं और अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए मिलते हैं। किसी घर में आप अगर बहुत शांति का और बहुत अच्छे संस्कारों का अनुभव करते हैं तो वहां पर वो अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वो आज उसका अनुभव कर रहे हैं पुराने समय में। और किसी घर में आप देखेंगे कोई व्यक्ति इतना बीमार पड़ रहा है, उसके बाद दूसरा बीमार पड़ रहा है, फिर उसकी मौत हो जा रही है, पूरा घर, जमीन, जायदाद बिक रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और हमने
थर्ड सेशन में बहुत अच्छे से समझा है कि जिन चीजों को मैं आज समस्या, कठिनाई, दर्द, दुख मान रहा हूं वो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। थर्ड सेशन जरूर देखेगा। राइट? तो माता पिता के संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आज लेटेस्ट होने के लिए। राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और वो है संगत का चौथा संस्कार जो है, संगत का संस्कार। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। अच्छे लोगों के साथ संगत करोगे स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, तो अच्छे संस्कार सीखोगे, और अगर बुरे लोगों के साथ संगत करोगे तो बुरा संस्कार आएगा और जिंदगी में तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। अब यहां सिर्फ आदमियों की बात नहीं हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर एसोसिएशन की बात उन सभी चीजों की हो रही है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। मैं क्या पढ़ता हूं, मैं किस प्रकार का कंटेंट यूज करता हूं, किस प्रकार का पत्रिका पढ़ता हूं, बुक पढ़ता हूं। आज दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है हमारे पास। कभी ये 35-40 साल बाद नहीं, पहले हुआ नहीं करते थे हमारे पास, लेकिन हमारे बच्चों के पास ये अबंडेंस में बम्बार्डिंग हो रहे हैं उनके माइंड पर इंफॉर्मेशन का। जहां टीवी एक हुआ करता था, पूरा मोहल्ला आके देखता था, वहां आज हर घर में, हर कमरे में टीवी है। और उस टीवी में घर की महिलाएं क्या देख रही है वो भी एसोसिएशन है। किस प्रकार का पिक्चर या सीरियल देख रहे हैं, सास बहू वाला, जिसमें कैसे तंग करना है, कैसे साजिश रचना है, ये सब सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। ओटीटी आ रहा है, सीरीज चल रहे हैं, और वहां तो पता नहीं सेंसर बोर्ड का कोई काम है भी कि नहीं, पता ही नहीं, समझ में आता। हर चीज को एक्सट्रीम में दिखाने की वहां बात होती है। हर चीज को एकदम उसको पिक्चराइज करके, किसी की मौत हो रही तो कैसे मर रहा है, किसी का रेप हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कोई लूटने जा रहा है, किसी को कुछ करने जा रहा है तो कैसे, वो एक एक चीज। और उससे हमारा समाज जो है, अगर आप इन्हीं चीजों से आपका संस्कार बन रहा है, संगत के संस्कार से, तो आप ट्राई करके देखो। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा सावधान इंडिया, आप 3-4 दिन सावधान इंडिया देख लीजिए, आपका मन एकदम चेंज हो जाएगा। आपके ही घर के लोगों पर आपको शक होना चालू हो जाएगा। कैसा स्क्रीन में टाइम देते हैं आप, आपका बच्चा स्क्रीन में किस टाइप का कंटेंट देखता है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी। कोरोना के पहले तक यही माता पिता डरते थे, नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ और देख लेगा समय से पहले, ये वो। आज उनके हाथ में मोबाइल आ गया है विथ नेट, वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। अगर आपने शुरू से संस्कार नहीं डाले हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे भी फैमिली को जानता हूं जहां पर बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया ही नहीं गया। कई घरों में मैंने देखा है। मेरे घर में टीवी है लेकिन हम सीरियल नहीं देखते, न्यूज तभी देखते हैं जब कुछ स्पेशल इवेंट होता है। पेपर मैं पहले चाट दिया करता था आधे 1 घंटे में, आज मैं 5 मिनट में मेरा पेपर खत्म हो जाता है। मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स का, मोटिवेशनल का, और देश में और समाज में बड़ा क्या हो रहा है मेरे आसपास, वो देखता हूँ, खत्म कर देता हूँ। मैं वो निगेटिव न्यूज सुनने जाता ही नहीं, उसके लिए सुनाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, जैसे जो मेरे से मिलते हैं। राइट? तो मेरा एसोसिएशन कौन सा है, उससे मेरा संस्कार बनता है। ये इनपुट है मेरे इस सुपर कंप्यूटर पर, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट निकलेगा माइंड पर। राइट? और उसके द्वारा ही संस्कार बनते हैं। राइट? तो मूल संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार और संगत के संस्कार के बाद इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, और वो है दृढ़ इच्छा शक्ति का संस्कार, विल पावर। आपने देखा होगा दोस्तों, कई ऐसे बच्चे आप से बचपन में, कॉलेज स्कूल में आपने देखा होगा कि वो बच्चे के पास ना प्रतिभा बहुत थी,
लेकिन उन संस्कारों के कारण, उन संस्कारों में सर की आवाज नहीं है। यस, शायद अनिल भैया के तरफ से थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, हम वेट करेंगे 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है सोनाली जी? यस, यस, यस अनिल भैया। लाइन गोल हो गई है इसलिए ऐसा हुआ है। मैं ओके। स्टार्ट करता हूँ वापस, ठीक है? ओके ओके। तो दोस्तों, हम जो दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बात कर रहे थे वो ये है कि आपने अपने आसपास अपने दोस्तों के बीच में या परिवार के बीच में या समाज में देखा होगा, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बच्चा था, लेकिन उनके संस्कार फिर से उनका नेटवर्क का इशू हो गया। आर यू कंफर्टेबल अनिल भैया? पैरेलल में तो है अनिल भैया, लेकिन उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस, अभी ठीक है। ठीक है अनिल भैया, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो दृढ़ आवाज इच्छा नहीं आ रही शक्ति सर। के बावजूद, हाँ, आ रही आ रही। ओके ओके, थैंक यू सर। तो जो विल पावर होता है उसको प्रैक्टिस करके बढ़ाया जा सकता है, राइट? मान लो किसी व्यक्ति का को शुगर है और उसे मीठा चीज नहीं खाना है, लेकिन वो मीठा चीज खाने का आदी है, राइट? तो उसे उस मीठा चीज नहीं खाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर वो खाता है, उसका विल पावर कम है, तो वो खाएगा। लेकिन विल पावर अगर बड़ा है और उसके पास जीवन के लिए उद्देश्य है, सपने हैं, तो वो अपने विल पावर को बढ़ाएगा। 1 दिन नहीं खाएगा, फिर 7 दिन नहीं खाएगा, फिर 1 हफ्ता नहीं खाएगा, 15 दिन नहीं खाएगा, 1 महीने नहीं खाएगा, और ऐसा करते करते वो अपने विल पावर को बढ़ा सकता है, राइट? आपने हमारे अब्दुल कलाम सर का नाम सुना होगा। बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और उनकी पढ़ाई के लिए वो बड़ी दिक्कत होती है उनको। पेपर बांटते थे, पेपर उसी से जो पैसा आता था उसमें अपनी फीस जमा करते थे। लेकिन उनके मन में ये बात थी कि वो मिसाइल मैन बनेंगे, देश के लिए काम करेंगे, और उन्होंने वो काम किया। और उनकी उपलब्धि इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक दिन यहाँ का भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, और बहुत ही सफलतम राष्ट्रपति बने। और वो कहा करते थे कि छोटा सोचना सबसे बड़ा अपराध है। ये भी विल पावर की बात है। आज जब मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने मन की शक्ति के बारे में भी जान रहा हूं, और मुझे ऑन पैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो मैं कितनी भी बड़ी जिंदगी जी सकता हूं।
राइट? आप धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं। धोनी के फादर एक छोटा सा नौकरी करते थे और उनका पूरा ध्यान था कि बेटा तू नौकरी कर और अपने जीवन को सेटल कर, और वो कराए भी। टीटी बना दिए उनको, टीटी बन गए थे। लेकिन धोनी के पास विल पावर था कि मैं कुछ जिंदगी में आया हूं तो बड़ा काम करूंगा, और वो बड़ा काम करके गया है। उसके टीम इंडिया में रहते रहते फिर से नेटवर्क का इशू, लाइट भी चली जाती है ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तब तक भटकर सर आप कंटिन्यू करिए यहाँ पे। यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो अनिल वर्मा सर का जो माइंड सेट प्रोग्रामिंग फोर था फ्रेंड्स, रियल में मतलब ये चीज क्या हमें बहुत जरूरी है जी, है ना। तो फ्रेंड्स, अनिल वर्मा सर ने आज बहुत सारे मतलब माइंड सेट प्रोग्राम के ऊपर मतलब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि फ्रेंड्स, हम जब तक जिंदा हैं तब तक सब कुछ है। जब आप एक बार आपके आत्मा से जो आत्मा चली जाती है तो फिर आप कुछ भी नहीं हो, है ना। और आदमी की वैल्यू भी तभी होती है जब आदमी जिंदा होता है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में जो उन्होंने एक एक चीज पर जो रियल में फ्रेंड्स, है ना, जो और उस अनिल वर्मा सर ने ये भी बोला है कि जो हम पिछले जन्म में क्या थे, है ना, और आगे के जन्म में क्या है और अभी क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स। कर्म, भटकर जैसा सर, आप कर्म करेंगे। अनिल भैया आ चुके हैं पैनल में, यस तो यस, वेलकम वेलकम। अगर आप कंफर्ट हो अनिल भैया तो कंटिन्यू करिए। नहीं, हम मेरा सेशन करीब करीब खत्म हो गया, बस 1 मिनट और लूंगा मैं। ओके, ठीक है। लास्ट में क्लोज ये करना चाहता हूं कि इन संस्कारों के माध्यम से इनको यूज करके हम अपनी को, अगर मैं कम मान रहा हूं, गरीब मान रहा हूं, छोटा मान रहा हूं, कमजोर मान रहा हूं, तो वो करना भूल जाएं। आप एक आत्मा हो। इस बात से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली पाएंगे। राइट? यहां पे किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बात नहीं हो रही है। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग, पूरे विश्व के लोग इसमें हैं और उनको लीड कर रहे हैं एस मुफारे सर। और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत गरीब और बहुत अमीर लोग हैं साथ में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड को मिलना, इट्स नॉट अ जोक। तो मैं क्यों अपने आप को छोटा मानूं? मेरे पास मौका है, उसका उपयोग करूं और बड़ा सोचूं, बड़ा करूं। राइट? मैं बदलूं स्वयं को। आज मैं जो हूं, अगर मैं 1 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी सेम अनिल वर्मा मिलता है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। मेरी बातें, मेरी भाषा, मेरा एटीट्यूड सेम रहता है तो मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं। आन पैसे मिलने के बाद भी, अपनी पहचान जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास फुल पावर है। मैं उसका अगर सही ढंग से उपयोग कर, आपको अगर सेकंड सेशन आपने देखा होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बात किया था। राइट? तो पीछे के सेशन देखेंगे तो आपको आज का सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, और 5th सेशन देखेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। बैक टू सोनाली जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, thank you Anil bhaiya. Yes, definitely awesome, very excellent, and I really appreciate you Anil bhaiya। और appreciate बिल्कुल करना चाहिए और तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अनिल भैया ने जी लास्ट के 2-3 सेशन जो माइंडसेट प्रोग्राम के दिए, स्पेशली उसमें जो भी चीजें बताई गई, वो सारी चीजें हमें सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए नहीं, ये इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस चीज का महत्व अभी जान चुकी हूँ। और जब से जान चुकी है, अभी मैं सेंटर पे जाती हूँ, अनिल भैया सर से मैंने बात भी की है कि सेंटर पे ये सारी चीजें दोनों टाइम मेडिटेशन क्लास और ये सारी चीजें बताई जाती है। कि अभी जैसे अनिल भैया ने कहा, आज का सेशन स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा
क्योंकि माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग पार्ट 4 में आज जो डिस्कशन हुआ वो सेंटर पे मैंने आज का मेरा वहाँ पे 4th लेसन था, 3rd लेसन था, उसमें ये सारी चीजें स्टार्टिंग के सेशन में हो चुका था मेरा, वो पहले लेसन में हो चुका था, लेकिन इसमें ये सारी चीजें भी बताई गई कि आत्मा 3 गुणों से बनती है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 तत्वों से बनती है, और डेफिनेटली हमारी पूरी बॉडी जो है ना उसके ही ऊपर चलती है। मन जो बोलेगा मैं वो करूंगी, बुद्धि जो बोलेगी वही मैं रिएक्ट करूंगी, वही करते रहूंगी। जब तक मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है अच्छे, तो मैं वो सारी चीज नहीं कर पाऊंगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए जीवन में। तो ये 24 आवर्स हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है, मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 चीजें हमारे अंदर 24 आवर्स काम करती है। इसके बारे में हमने आज के सेशन में देखा, एंड स्पेशली संस्कार में से मूल संस्कार जो है ये बहुत अच्छा मुझे लगा, जो उसमें पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद और सुख, यही ना अनिल भैया? ओके, तो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में देखी। और मूल संस्कार में हमने आज देखा पिछले जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, संगत के संस्कार, इच्छा शक्ति, दैट मीन्स विल पावर। जब तक विल पावर हमारी अच्छी नहीं, तब तक हम कौन सी भी चीज जितनी भी बार सोचेंगे उसको नहीं कर पाएंगे। भाई मैं ये नहीं कर सकती, मेरे बस का काम नहीं। हर आदमी करने से पहले ये चीज जरूर सोचेगा कि ये मेरे लायक नहीं है काम, क्योंकि भाई ये मेरे लायक नहीं है काम, और मैं इसको कभी करने की कोशिश भी नहीं कर सकती। ये हमारे जैसे अंदर से एक आवाज हमेशा आती है, एक डर रहता है। तो विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी बंदा आपसे अगर टकराएगा, अगर आपकी गलती ही नहीं है तो उस चीज की आपको सजा नहीं मिलेगी। आपके अंदर की विल पावर जब तक स्ट्रांग होगी ना, तब तक कोई भी चीज आपसे नहीं टकराएंगी, कोई भी मुश्किलें आपसे टकराएंगी नहीं। तो विल पावर आपकी हमेशा स्ट्रांग रखिए, और कोई भी मुश्किल आए तो जीवन में हमें इन सारी चीजों से हमें उलझना ही पड़ेगा। और बिल्कुल ये सारी जो 6 सेशन है उसको हम सुनेंगे, और एक्चुअल में हमें आज बहुत टाइम हो चुका है, और हमें सभी की 1-1 मिनट की शेयरिंग भी ली है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगी, और हमारे बीच में आज सबसे पहले राजेंद्र भटकर सर, हमारे मेंटर, उनके तरफ जाना मैं पसंद करूंगी। राजेंद्र भटकर सर, स्वीट एंड शॉर्ट 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ हमारे अनिल वर्मा सर का, रियल में एक्सीलेंट, सुपर अप, माइंड ब्लोइंग, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक, रियल में टकाटक, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, अभी हम इस प्लेनेट पे बहुत स्पेशल है ना, क्योंकि देखो कि जो अनिल वर्मा सर का जो अभी प्रेजेंटेशन हुआ ना फ्रेंड्स, ये आप कम से कम 2 बार तो देखिएगा जब यूट्यूब पर आने के बाद। रियल में उन्होंने एक चीज वहां पे ऐसी की उन्होंने, कि जब हमारा मतलब हम इस धरती पर प्लेनेट पे है, जितने भी साल के लिए है, जो भी हमारा 60, 70, 80, 90 साल के लिए, अभी वैसे तो हमारी उम्र बढ़ने वाली है, क्योंकि धनजी भाई आज के टाइम में, धनजी भाई आने के बाद बहुत सुख समृद्धि मिलती है ना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कुछ है भी नहीं आज के टाइम में, है ना। तो रियल में उन्होंने संस्कार के बारे में फ्रेंड्स, आज देखो कि पहले क्या होता था कि 3 पीढ़ी हमारे सब साथ में रहती थी, है ना, हमारे पेरेंट्स, हम और हमारे दादा दादी, है ना। तो बहुत सारा मतलब उस पर डिफेंड किया अनिल वर्मा सर ने रियल में। और आज के टाइम में जो कोरोना के बाद हर बच्चों के पास आज मोबाइल आ चुका है, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ना, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह आज डिफाइन किया, और बहुत सिंपल वाणी से समझाया, है ना। और बात उन्होंने कही कि हमारी संगत कैसी होना चाहिए, हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए, है ना। हम अच्छों के साथ रहोगे तो आपके सब इस पर संस्कार भी वैसे रहेंगे, आप मतलब कोई क्रिमिनल के साथ रहेंगे तो ऐसे आपके विचार होंगे, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन जो अनिल वर्मा सर का जो माइंडसेट प्रोग्राम 4 है फ्रेंड्स, ये सभी फाउंडिंग मेंबर ने स्पेशली देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखने के बाद हमारे आचार विचार में इतना चेंजेस होने वाला है कि एक पॉइंट को इतना अच्छी तरह मतलब लिया अनिल वर्मा सर ने कि ऐसा लगता था कि सुनते रहो फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, हम इस प्लैनेट पे, जब तक हम इस प्लैनेट पे मतलब जीवित है, तो फ्रेंड्स हमें रियल में भगवान ने बहुत स्पेशली चुना है, जो हमारे हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं, है ना। जो अनिल वर्मा सर ने लास्ट में बोला है कि फ्रेंड्स रियल में हम इस प्लैनेट पे बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े IT कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, अर्ली बर्ड्स है ना फ्रेंड्स। तो रियल में फ्रेंड्स आने वाले टाइम में हमारी ऐसी वैल्यू बढ़ने वाली है जो यहाँ पे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है उनको पता नहीं है ना। जो रियल में यहाँ पे डीप, क्योंकि मैंने
इस सिस्टम को, जहाँ पे कुछ नहीं था तब से मैं 24 आवर्स, अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं मुझे, आज 24 आवर्स में वनली ऑन फेसबुक का ऐसा कोई अपडेट, यहाँ पे इतना बड़ा बैक ऑफिस में मटेरियल है, आप कभी उसका स्टडी करते रहोगे ना तो कम से कम आपको 2 साल लगेगा कंटिन्यू स्टडी करते। इतना बड़ा मतलब वहाँ पे बैकएंड पे है ना, इतना बड़ा मतलब आप वहाँ पे है, जो रियल में जो आयस सर ने जो एक एक चीज देखी थी, है ना, एक एक चीज देखी थी, उसका मतलब देखो इस धरातल पे आना स्टार्ट हो चुका है। अभी तो हमारे आयस सर ने बोला है कि पहले मैं करूंगा बाद में बोलूंगा, है ना। अभी कोई वेट नहीं करता है 360 कब होगा क्या होगा, है ना फ्रेंड्स, ये होता है क्योंकि आयस सर ने इस सिस्टम को ही चेंज कर दिया है, इस सिस्टम को ही चेंज कर दिया फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में जो हमारे पर जो संस्कार हुए, जो अभी अनिल वर्मा सर बोले हैं कि संस्कार जो पेरेंट्स बोलते हैं वैसे नहीं होते, जो एक्टिविटीज पेरेंट्स करते हैं उसके संस्कार हम पे होते हैं। जो हमारे पर संस्कार जो 5 साल से 6 साल से 4 साल से 3 साल से 2 साल से हम पे हुए, ये हमारे ऐश्वर के संस्कार हुए, है ना। जो उन्होंने इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, इस धरातल पे सोचा है, इसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं है। उन्होंने सोचा है इंसान को इंसान समझे उन्होंने, है ना। अब बाकी तो आपको मालूम है सब इंसानियत के दुश्मन है, सब मतलब धनजी भाई के पीछे है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हम पे ऐसे संस्कार हुए। हमारी सोच कहाँ थी पहले, हमारी सोच पहले वो ऐसी नहीं थी। हम बोलते थे कि पहले ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा मेरा। अभी हमारी सोच ऐसी हो गई, हम बहुत सारे लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, हमारे मन में, सभी के मन में है फ्रेंड्स, सभी के मन में है, जो हम बोल के नहीं करके दिखाएंगे। जो ऐसा ने बोला है कि मैं करके दिखाऊंगा, अभी बोल के पहले बोलूंगा बाद में करूंगा। तो बहुत सारा बोलने के लिए और टाइम भी बहुत हो चुका है, मैं बाहर हूँ। तो रियल में हैंड्स ऑफ अप्रिशिएट, मतलब अनिल वर्मा सर, एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम टकाटक प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सोनाली मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू भटकर सर। और डेफिनेटली भटकर सर जब शुरू हो जाते हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि लेकिन मुझे भी उनको सुन के ना अच्छा लगता है। So anyway, ladies and gentlemen, we all know that today we are discussing about mindset reprogramming part number 4, और स्पेशली आज के सेशन में मुझे तो भाई इच्छा शक्ति, विल पावर और मूल संस्कार में मुझे मूल संस्कार में जो भी पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद, सुख, इसकी डेफिनेशन अगर आप खुद के माइंड में अगर बनाएंगे तो इन दो चीजों में मुझे बहुत एक दिलचस्पी लगी। और सेंटर पे भी आज उसके ऊपर बात हुई है और वहां पे एक ही चीज सिखाई गई कि सबसे पहले मनुष्य को अंदर से आत्मा से शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक आप खुद को अंदर से आत्मा से शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी इंसान को वो नहीं सिखा सकते एक्चुअल में। जो हम बोलते हैं कि भाई इसमें ये बनना चाहिए, इसमें वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा आगे वाले पर्सन से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, हमें सबसे पहले अंदर वो सारे हमारे अंदर ही झांक के देखना है और वो सारी चीजें हमारे अंदर निखार आना है, हमें खुद को अंदर से निखारना है। सो थैंक यू भटकर सर। और डेफिनेटली हमारे आध्यात्म गुरु हमारे नंदा बाबा जी भी आज पैनल में है और आज शायद वो कुछ लिख रहे हैं नीचे, कुछ लिख रहे हैं शायद, मैं उनको देख रही हूँ। तो नंदा बाबा जी आप भी आइए और 1 मिनट की शेयरिंग रखिए, स्वीट एंड शॉर्ट, क्योंकि बहुत वक्त उग चुका है आज भी। बिल्कुल। सर ने जो आज जो टॉपिक लिया है बहुत ही सही है, और आज के इस जनरेशन में वो बहुत जरूरी है। सबका माइंड सेट करना ये सबके लिए ये नहीं होता है, क्योंकि हर एक के पीछे एक गुरु होता है। पहले तो सबसे पहले अपने माता पिता होते हैं, और उसी सर ने बताया कि वही संस्कार आगे बढ़ के आते हैं। और सर ने ये भी बताया कि ये सब पिछले जन्म का है, जब हम जो आज जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी सत्य है। और आगे भी जो जिएंगे और आगे भी जो लाभ होने वाला है, जैसे हमारे जीवन में ऑन पैसिव आया है ना। बाकी सभी बहुत सारे करोड़ जनता है, तो इस इनके जीवन में ऑन पैसिव नहीं आया। ये हमारे जीवन में क्यों आया है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, जो दान किया होगा और भी किसी की सेवा की होगी, और वही अभी फलित होने के लिए थोड़ा टाइम है। और हर चीज का एक टाइम आता है, उसी टाइम पे ऑन पे शुरू होगी, जिस टाइम हमारा पिछले जन्म का हमने जिस वक्त हमने दान दिया
दान देना शुरू कर दिया था, उसी टाइम पे ये ऑन पैसिव चालू होगा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक जीव के बारे में, जो जीवात्मा के बारे में, उसके लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट और स्वीट में रखना चाहता हूँ। जीव का जो कार्य होता है, संत असंत कर्म करना। संत यानी अच्छे कर्म, असंत यानी बुरे कर्म। ये मूल स्वभाव से ही उसका, यानी जीवात्मा जो बोलते हैं हमने देखा नहीं है, ना ही इसे कोई देख सकता है। ये हमारी दृष्टि नहीं है वैसे बनी हुई, क्योंकि हमारे जो आंखें है ये चर्म चक्षु बने हैं, और इसे देखने के लिए दिव्यम ददामुते चक्षु चाहिए। भगवान ही इसे दृष्टि दे सकते हैं और भगवान ही जीवात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आदमी इस जीवात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अब जीव का ये कार्य हो गया है संत असंत कर्म करना, और उसका कारण क्या है? अनादि अविद्या। अनादि से यानी अनंत काल से, जे अनादि का अर्थ ही ऐसा है कि जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसे काल से उसको क्या लगी है? अविद्या। अविद्या किसको बोलते हैं? तो अविद्या अज्ञानता को बोलते हैं। ये अज्ञानता पहले से जीवात्मा के साथ में लगी हुई है। और उसका स्वरूप क्या है? जीवात्मा का स्वरूप क्या है? तो बौद्ध और निरानंद स्वरूप है उसका। ये बौद्ध यानी अज्ञानता उसमें आ गई है, और निरानंद, आनंद वो ले सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, भगवान जब अपने स्वरूप में उसको जैसे उद्धार बोलते हैं ना, कोई मोक्ष भी बोलता है, तो मोक्ष पाने के बाद में वो निरानंद होता है। भगवान के स्वरूप में उसको अगर पावन किया जाए तो हमेशा के लिए वो आनंद लेता है, और फिर धरती पर कभी नहीं आता। उसे मोक्ष कहा जाता है। तो गीता में 18वां अध्याय में श्लोक भी है, मामेकम शरणम व्रज। व्रज यानी अव्यक्त। एक बार वो अव्यक्त को प्राप्त हुआ, यानी भगवान के स्वरूप में उसको अगर एक बार प्राप्ति हुई, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। इस धरती पर उसको फिर से आना नहीं है। और ये भगवान का वो आनंद, निरानंद, जो भगवान का आनंद है, वो हमेशा के लिए वो ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा, जैसे समुन्दर के ऊपर एक तेल की बूंद अगर आपने डाल दी तो उसको आप निकाल नहीं सकते, और वो उस पानी के अंदर वो मिक्स भी नहीं हो सकती, लेकिन वो लहरों के ऊपर अपना आनंद जरूर लेगा। जब तक समुन्दर है तब तक वो तेल की बूंद उसके ऊपर तैरते रहेंगी। ऐसे ही भगवान के स्वरूप में एक जीवात्मा जो है ये अपना आनंद लेती रहती है, इसीलिए बोलते हैं उसको निरानंद। और उसके लक्षण क्या है? अविद्या युक्त और केवल है। वो अविद्या से युक्त है और केवल यानी अकेला ही है। हर जीव अलग। अब सर ने बोला था वो 7 करोड़ कुछ, तो भी मैं थोड़ा सा सुनने में इधर उधर हो गया। 7 करोड़ कैसे क्या बोला ये मुझे नहीं समझ में आया था। वो यानी 7 करोड़ जनता को पकड़ के है, या जीव तो अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने एक महिम भट्ट ने प्रश्न किया था कि भाई आज तक के इस जीवात्मा का उद्धार कितना हुआ है, कितने जीव का उद्धार हुआ है आज तक की? अनंत सृष्टियां हुई है, अनंत युग हुए हैं, तो आज तक की तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने ये 2 उंगलियां धरती पर लगाई थी, बस इतना आप जान लो। खाली 2 उंगलियां ऐसे रखी थी। अब जमीन से लेके उतना 2 उंगलियां पकड़ लो, अभी इतना बड़ा आसमान बाकी है। यानी अनंत जीव है, इनका भी उद्धार होते जाएगा। परमेश्वर अवतार लेते जाएंगे, उद्धार होते जाएगा। लेकिन कर्म के अनुसार जो सर ने जो बताया ना, कि हम जो संस्कार के प्रति जो बोलते हैं, तो ये खान पान पे है। जैसे तुम एक मेजोरिटी में बैठे 5-10 लोग है, और वहां पे कोई मुर्गी काट रहा है और वो मुर्गी को खा ले रहा है, तो उसके संस्कार वहीं पे, वो जो जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। अब वो मुर्गी काट के खा रहा है तो आगे चल के वो अच्छा होटल कभी नहीं देखेगा। चलो वो हमने तो वो मुर्गी चख ली थी, अब आगे चल के वही होटल देखेगा, और उसके बाद में वो, ये वहां से संस्कार उसके शुरू है। तो ये हिंसा प्रति उसके संस्कार बड़े हैं। अब उसके मन में सोच क्या है? ये हिंसा। मुझे देखो, अगर किसी गली में से मुर्गी जाती हुई दिखी ना,
हाँ साले मैंने ऐसी मुर्गी खाई थी, अब इसको भी पकड़ के खाने की इच्छा हो रही है। तो ये इच्छा जो जागृत होती है ना, तो ये अविद्या के कारण है, ये अज्ञानता है उसकी, उसने कभी जाना नहीं इसमें भी जीवात्मा है और मुझ में भी जीवात्मा है, तो मैं इसको कैसे मारूं? क्योंकि वो संस्कार जो मेजोरिटी में बैठा है, तो वो संस्कार उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छा डिफेंड किया है इसके बारे में भी। मैं सर के साथ में हूँ। और कुछ कुछ जो पॉइंट है, तो ठीक है, अध्यात्म के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना भी चाहिए। अब सर सीख भी रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और जरूर सीखते रहेंगे। और मैंने दिल लगा के सर का सेशन सुना है और बहुत अच्छी बात कही है। तो धन्यवाद सर। और आप फिर से बने रहिए हमारे साथ में, और भी कुछ डिस्कशन होते रहेगा अध्यात्म में। और एक बात बहुत अच्छी सर ने कही है, जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। और इसमें मैं 101% सहमत हूँ, क्योंकि ये विज्ञान भी अध्यात्म से ही आया हुआ है। और द्वापर युग की आप थोड़ी सी बात ले लीजिए, धनुष्य बाण चलाते थे, अग्नि बाण चलाते थे, बारिश भी आती थी। ये विज्ञान आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। खाली वो वहां तक हम पहुंचने की हमारी अपनी अपनी क्षमता होती है, ग्रहण करने की, उसको प्रेजेंट करने की भी क्षमता होती है। तो अपने अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है मैं सर का स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रहण करूं। आज भी महाराष्ट्र में ऐसे कुछ गांव है, कुछ गांवों के नाम बदल चुके हैं। जैसे एक पांचालेश्वर में एक सीतापुर नाम का गांव था, अभी उस गांव का नाम बड़े ग्राम करके है। अब ये बड़े ग्राम कैसे हुआ थी, इसकी बहुत बड़ी कहानी श्री चक्रधर महाराज ने सुनाई है। तो वो आज भी वहां पे उस जगह पर अगर जाएंगे तो वो वहां पे सत्यता आपको मिलती है। तो ऐसे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो जैसे अभी हमारी ईश्वरी भी बोल रही थी, शुरू में वो नागार्जुन की कहानी बता रही थी। अभी 95,000 ईयर्स होने के बाद में जैसे वो जैसे शालिवान शके आया था, ऐसे नागार्जुन शके भी आएगा। जैसे होता है ना, तो उसका राज्य होगा। ये अपने दक्षिण तक, यानी रिद्धपुर से लेके फलटन तक के, दक्षिण काशी तक के उसका राज्य होगा। और वो अकेला ही ऐसा है। आज भी आप अगर नागलवाड़ी में जाओगे बीड़ जिला में, तो वहां पे बहुत बड़ी गुफा है, उस गुफा के अंदर वो पड़ा हुआ है। अब ये नागार्जुन क्या है, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। तो आज भी उसका शिष्य जो है वो सृष्टि भ्रमण कर रहा है, और वो उसको ढूंढेगा, और उसका सिर और धड़ अलग अलग पड़ा हुआ है। आप सोचोगे इतने सालों से वो सिर और धड़ कैसे पड़ा है? तो इसके बारे में बहुत डीपली जाना पड़ेगा। तो वो जब उसका शिष्य ढूंढ लेगा वो सिर और धड़ को, जब जुड़ेगा, तो अभी उसके लिए 95,000 ईयर्स बाकी है। उसके बाद में सब उसका राज्य होगा। जैसे हम पहले भी देखते थे, शालिवान एक राजा था, उसका एक 100 साल तक के राज्य चला। ऐसे इसका नागार्जुन का भी एक आएगा, वो टोटली सुवर्ण के मंदिर बनाएगा। और ये जो कहानी है, ये लीला चरित्र में भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने बताई हुई कि आने वाले कल का क्या होगा। देखो, भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने ऐसी लीला एक कही है कि हमने भूगोल पढ़ा है, हमारे सर जी ने भी भूगोल सुनाया था। चांद के ऊपर एक कोई चांद है, उसके ऊपर कोई पानी नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन हमारे लीला चरित्र में 800 साल पहले चांद पर पानी है, ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने एक लीला में बताया है। और वो किस जगह पर है वो भी बताया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि अगर हमारे मास्टर जी बचपन में वो लीला चरित्र अगर पढ़ते थे, तो वो बताते थे नहीं भाई, चक्रधर स्वामी ने बताया कि चांद के ऊपर पानी है। लेकिन आज संशोधन हुआ है, जो हमारे कुछ सैटेलाइट वहां पे गया है, कुछ संशोधन किया है, और आज चांद पर पानी है। ये भगवान जो बोलते हैं ना, तो इसके ऊपर हमें सत्यता रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कहानी है, कभी भी मैं और सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। तो आज अभी टाइम भी बहुत, और सर का बहुत अच्छा सेशन रहा है, वो नॉलेज ले रहे हैं और जरूर लेना चाहिए। ये नहीं है कि सब 100% सत्य होगा। मैं भी प्रमाण लूंगा, तो ये एक गीता के बारे में प्रमाण लूंगा, और प्रमाण के ऊपर ही मैं बोलूंगा। मैं ज्यादा बोल के नहीं, मेरे पास में ये बहुत बड़ी किताब है।
आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो आप एक बहुत हिल जाओगे कि क्या क्या बारे में जीवात्मा के बारे में बताया हुआ है भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने, भगवान कृष्ण ने। अब संस्कृत हमारे पल्ले नहीं पड़ती थी, इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने इसको मराठी में बताया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जरूर सर से और सेशन सुनेंगे। और सोनाली मैम का भी बहुत मुझे बोलने के लिए 2 शब्द यहाँ रखने के लिए टाइम दिया है, तो सोनाली मैम का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल नंदा बाबा जी, आपका तबियत सेशन तो खराब है। हम रखवाना ही चाहते हैं और बिल्कुल इस विषय में मैं दीपेन सर से बिल्कुल बात करूंगी। सो मैं नहीं, बहुत बात देर से ऐसी दुर्गा प्रसाद सर का हैंड रेस देख रही हूँ। अगर आप कंफर्ट जी जोन में हो तो आपकी तरफ से 1 मिनट की शॉर्ट शेयरिंग रखिए। थैंक यू सोनाली मैम, आपने हमको समय दिया है और आज के सेशन के लिए क्या कहना हमारे अनिल सर को, एकदम प्रोफेशन मूड में। तो आत्मा के बारे में जैसा सर बता रहे थे कि आत्मा का मौत के बाद में क्या होता है, तो जैसे कि हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, गीता की बात हमारी हमें नंद बाबा ने कहा था कि आत्मा को कोई न मार सकता है। जैसे एक श्लोक है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको ना कोई वायु सुखा सकता है, ना आग जला सकती है। इस प्रकार से सर्वोच्च आत्मा के बारे में, आत्मा का जो हमारे अनिल सर ने मन बुद्धि और संस्कार के बारे में बताया कि ये मन में, आत्मा में ये सारी संस्कार होते हैं, ये 3 प्रकार के। इन संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन में पवित्रता, सुख, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद का लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल ही सही बात है कि हमारी आत्मा यहाँ से जाने के बाद में फिर से पुनर्जन्म होता है। जैसा कि प्रारब्ध में हम जो भी करके आते हैं वही हमारे इस शरीर को मिलता है, उसी प्रकार से हमें परिवार मिलता है, उसी प्रकार से हमें संस्कार हमारे रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा है और भाग्य से ही सब कुछ होता है, जो हम करके आते हैं उसी भाग्य के भरोसे ही हमको ये आन पैसे भी मिला हुआ है। उस प्रकार से भी एक श्लोक है भागवत में कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार न संविधाय हृतोदयते भी लिखा है। इस प्रकार से जब हमें संस्कार मिलते हैं और हमारे सत्संग में हमारे अच्छी संगत मिलती है तो हमारे विवेक का उदय होता है और बहुत जन्मों के हमारे जो पुण्य कर्म उदय होते हैं, तो आन पैसे जैसा प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त होता है। बहुत बहुत अच्छा ही सेशन रहा है और हम चाहते हैं कि अनिल सर के सारे सेशन सुनने के बाद में एक बार फिर मौका मिलता है तो ये सारे सेशन फिर से रिपीट किए जाएं। और बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, सब लोगों के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनाली मैम। यस सर, थैंक यू दुर्गा प्रसाद सर। और आपका भी बहुत अच्छा डेडिकेशन होता है, सुबह के भी सेशन में आप प्रेजेंट ही देते और रात के भी सेशन में दे। देखिए भाई, जो लोग टाइम दे रहे हैं उसका यहाँ पे भला होने वाला है। सो थैंक यू दुर्गा प्रसाद सर। और बहुत वक्त हो चुका है तो मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। और हमारे बीच में हमारे जो अच्छी लेडी है, वुमेन पावर है, प्रीति राकुंडे मैडम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपकी तरफ से 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। प्रीति राकुंडे मैडम। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मैं थोड़ी बाहर थी, बट मैं एक बिल्कुल छोटा सा मेरा शेयर रखूंगी। एक्चुअली आज का जो सेशन है मैं पूरा सुन रही थी और बहुत ही अच्छा लगा। ये सारी बातें हम सभी के बीच अभी डिस्कस हो रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी का बोलते हैं ना कि देश है जन्म जन्मांतर का, क्योंकि हम आज से जन्मे नहीं है, अनेक जन्मों से हमारा कुछ तो भी बंधन है और वो इस जन्म में किसी न किसी अलग रूप में हम लोग एक दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि जैसे कि बादल से जब बारिश गिरती है, बराबर, तो उसकी बूंद कभी नाले में गिरती है, कभी नदी में गिरती है, तो कभी समुद्र में गिरती है, लेकिन वो जहाँ भी गिरती है वो उसका स्वरूप बन जाता है, लेकिन जाना सभी को समुद्र में होता है। तो इसी प्रकार से जब हमें धरती पे जन्म मिलता है तो हमारी पहचान कुछ भी हो, लेकिन समुद्र में जाने तक हमें पवित्र, निश्चल, निर्मल तथा आनंदी और शांत स्वरूप में, तो यही अपना जीवन है जो खाना से हमको चलते आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आज के सेशन में, और यही मेरा एक शेयरिंग था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रीति जी।
और you are looking very nice. Thank you. एंड It's a डेफिनेटली local train आपने in जो भी Mumbai. बाहर होते हुए भी ओके यस बाहर होते हुए भी आपने इस पैनल में टाइम देके यहाँ पे 1 मिनट की शेयरिंग की, इसके लिए बिल्कुल थैंक्स तो बनता ही है। सो बहुत वक्त उग चुका है, तो पैनल में अभी हमारे बीच में अनुराधा जी थी, लेकिन अभी वो नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रत्ना जी का 1 मिनट का शेयरिंग रोकी, उसके बाद मैं राजेंद्र भटकर सर को स्टेज हैंड ओवर करना चाहूंगी। तो रत्ना जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच सोनाली मैम। और आज का सेशन सुपर माइंड पावर तो बहुत अच्छा है। देखिए माइंड पावर का होना इतना पावरफुल है कि अब इसका जो उदाहरण है मैं अपने आप पर ही दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपका माइंड पावर अच्छा है ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। और सचमुच हम सब जो यहाँ पे है ना, आज एक अच्छा पुण्य करके ही आए हैं यहाँ पे, और अगले जन्म का ही कुछ पुण्य अपने साथ चलता है। जब इंसान बहुत ज्यादा परिस्थिति में, खराब स्थिति से उभर के चलता है ना, तो समझिए कि उसके पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म हमारे साथ चल रहा है, इसलिए हम आज टिके हुए हैं। मैं अपने में बोलना चाहूंगी कि मैं सचमुच 2-3 साल से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेरी एक माने शरीर में, कि डॉक्टर इतना कुछ बोल देते हैं, और सचमुच थोड़ा 10 मिनट के लिए मैं डरती जरूर हूँ कि क्या हो रहा मेरे साथ, लेकिन मेरा जो विल पावर है ना, वो बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और आज समझिए कि जो डॉक्टर ऑपरेशन माने आज से 2 साल पहले इतना बड़ा एक केस बता के और ऑपरेशन के लिए बोल चुका था, तो मैंने वो उसको माइंड में लिया ही नहीं, डर नहीं लिया। 1 हफ्ता थोड़ा टेंशन में थी, उसके बाद मुझे महादेव पर विश्वास था, मैं नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता ये चीज। और सचमुच वो ऐसा पावर एक जागृत हुआ ना कि सचमुच कुछ भी नहीं निकला है। तो ये अपने में है, क्योंकि हम टूटे, जहां हम अपनी हार मान लिए वहां हारे, और विल पावर हमारा अच्छा है तो हम सचमुच आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे कर्मों का ही फल है कि हम सब वन पैसी में हैं, और अपने आप से उठ के आज लोगों का उद्धार करेंगे, कितने कार्य करेंगे। सचमुच भाटकर सर बोलते हैं ना कि इतने इतने छोटे से छोटे लोगों के लिए और क्या नहीं हम करेंगे। तो सचमुच आज हम अपने से ऊपर सोच चुके हैं, इसलिए ही कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं कि आज हम सब अच्छे इस प्लेटफॉर्म में ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो बस बने रहना है। टाइम भी बहुत हो चुका है सोनाली मैम, तो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन अनिल सर का बहुत अच्छा, माइंड पावर के ऊपर, मतलब एक आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है उसके लिए, तो थैंक यू सो मच। पैनल में जितने भी हैं उन सब का धन्यवाद इतना अच्छा सेशन रखने के लिए। थैंक यू मैम। सोनाली मैम थैंक यू सो मच। रत्ना जी, और आप आपका तबीयत का पहले ख्याल रखिए, क्योंकि अगर तबीयत ही अच्छी नहीं होगी तो क्या काम का भाई, डॉलर कितना भी आए। सो बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। मैम। और भटकर सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए। तो